हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, एनपीआर एंड एनसीआर। और मैं सिर्फ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बताऊंगा, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि ये आता कहां से है। तो आइए शुरू करते हैं। As I said in the introduction कि कहाँ से ये एनपीआर एनसीआर आते हैं, क्या होता है, वो सब चीजें समझाने से पहले आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आया भाई इसका? 720। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, बट एज आई सेड कि मैं हर चीज को डिराइव करूंगा, तो इट विल बी गुड इफ यू वॉच इट इवन इफ यू गॉट द आंसर। ये 6 लेटर्स हैं हमारे पास और इन 6 लेटर्स को यूज करके, यूजिंग ऑल द लेटर्स, हमें जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं वो बनाने हैं विथ और विदाउट मीनिंग। ये अगर नहीं भी लिखा हुआ हो पीएनसी में किसी क्वेश्चन में, तब भी समझ जाओ विथ और विदाउट मीनिंग के बारे में ही बात हो रही है। अब देखो, ऐसा है कि यहाँ पर ये इनको तुम एज अ ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करो। यहाँ पर 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। कोई ये पूछे कि 6 लेटर का वर्ड ही क्यों बनाना है, उससे ज्यादा क्यों नहीं बनाना है, तो उससे ज्यादा अगर बनाना होता तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि कितने लेटर का वर्ड चाहिए आपको। ज्यादा के बारे में बात करो फिर तो कोई ये बोलेगा कि मैं 7 लेटर का वर्ड बनाऊं, 8 लेटर का वर्ड बनाऊं, ये तो फिर आंसर क्या हो जाएगा उसका? ये तो गाड़ी चलते जाएगी इनफाइनाइट तक के, तो फिर तो क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बनता है वहां पर। सो इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड कि कितने लेटर का वर्ड बनाना है, इट इज अंडरस्टूड कि हमें 6 लेटर का वर्ड ही बनाना है। तो ऐसे मैंने 6 डब्बे बना दिए। ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो इस पहली प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हो गए? इन 6 में से कोई सा भी लेटर फिल कर सकता हूं, 6 तरीके। दूसरे बॉक्स को फिल करने के 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीका। ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इफ यू कैन रिकॉल, दिस इज 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दिया था, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा। तो 6 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ गया, जिसकी वैल्यू 720 आती है। ये चीज को एज अ स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना है। एंड व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज आर फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने इन 6 को अरेंज किया है, ये आ गया 6 फैक्टोरियल। इसी को जनरलाइज कर दिया, तो आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल। एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आएगा भाई इसका? 5040। तो ये तो सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि भाई 7 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास डिफरेंट, और उनको अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। चाहो तो बॉक्सेस बना के देख सकते हो। पहले बॉक्स में 7 चॉइसेस, दूसरे में 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये आर फैक्टोरियल कैसे आया। आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ये डिफरेंट इज इंपॉर्टेंट हियर। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आया भाई इसका? 840। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। 4 लेटर का वर्ड बनाना है और ये 7 लेटर्स को यूज करके। तो ये पहली प्लेस को फिल करने के अपने पास कितने तरीके? 7। इन 7 में से कोई सा भी फिल कर दो। दूसरे को फिल करने के 6, तीसरे को फिल करने के 5, चौथे को फिल करने के 4 वेज। इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो 840 आ जाएगा आंसर।
My concern is not this answer. My concern is to explain you something which is related with this. तो ये जो 7 6 इंटू 5 इंटू 4 है, इसको तो हमने मल्टीप्लाई करना है. मैं एक काम करता हूं, इसको 3 2 1 इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं. अभी जो ऊपर है ये बन गया 7 फैक्टोरियल और ये जो नीचे है ये बन रहा है 3 फैक्टोरियल. अब 3 फैक्टोरियल को मैं 3 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूं, मैं उसको 7 माइनस 4 इस तरीके से लिख रहा हूं. क्यों ऐसा किया मैंने? देखो भाई, यहां पर हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना था, तो दिस 4 एंड दिस 4 कितने लेटर के वर्ड्स में से? 7, यहां पर 7, यहां पर 7. तो यहां पर अगर 7 की जगह 10 होता और यहां पर 4 की जगह 6 होता, तो यहां पर आता 10, यहां पर आता 10, यहां पर आता 6. कोरिलेट कर पा रहे हो? नाउ द गेम बिगिंस. The number of ways of selecting and arranging R objects from n different objects is n factorial by n minus R factorial. कोरिलेट करो. यहां पर हमारा n कितना है? 7. R कितना है? 4. n factorial by n minus R factorial. This is permutation. Permutation का मतलब क्या होता है? Selecting and arranging. So the number of permutation of R objects out of n different, ये different को ध्यान रखना भैया, is n factorial by n minus R factorial. और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से NPR. ये n ऐसे ऊपर, फिर ये ऐसा P और ये इधर ऐसा सबस्क्रिप्ट में R. What is NPR? n factorial by n minus R factorial. अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5p3 की वैल्यू क्या है, सो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कितना होता है? कैलकुलेट कर सकते हो, 120 आ जाएगा. 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो ये आ गया इजीली 60. बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं. अभी हमने बोला कि परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब सिलेक्टिंग एंड देन अरेंजिंग. जो ये वाला क्वेश्चन है इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो 7 ऑब्जेक्ट्स है ना, उसमें से तो पहले मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स को अलग सिलेक्ट कर लिया और फिर उन 4 को अरेंज कर दिया. सो परम्यूटेशन इज व्हाट? सिलेक्शन एंड देन अरेंजिंग. दिस एंड दिस, और ये एंड वाली जो चीज है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन आ गया. अब देखो, ये जो अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स है वो अभी हमने लिखा था आर फैक्टोरियल के बराबर होता है. तो ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये तो हो जाएगी आर फैक्टोरियल, और ये हो गया NPR. तो अभी मैंने इस चीज को ये यहां पर इस तरीके से आगे पीछे करके लिख लिया. तो ये सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ये लिखा हुआ है. अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इज आर फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू ये ऑलरेडी हमने निकाल के रखी है. इस आर फैक्टोरियल को यहां पे लेके जाओ तो ये बन गया n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. ये डिनोमिनेटर में आ गया. और ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. इसको हम लिखते हैं इस तरीके से NCR. C बोले तो कॉम्बिनेशन. सो NCR इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. समझ में आया? कहां से आया ये एक्सप्रेशन, वो समझ में आया. अगर वो भूल भी जाओ तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ये ध्यान रखना है भाई. वो तो चीजें ऐसी है कि अगर आप ध्यान रखोगे तो क्लैरिटी अच्छी आती है, बेटर फील आता है. बाकी अगर भूल जाए तो that's not a big deal actually. Now the point is, as I said in my previous lecture, the first one only, कि कब परम्यूटेशन लेना है, कब कॉम्बिनेशन लेना है, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है. आज के बाद हम कभी भी ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे.
हम हमेशा सिर्फ एनसीआर यूज करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर नहीं पड़ता है, दिस विल बी दी ओनली थिंग वी रिक्वायर। और अगर फर्क पड़ता है अरेंजमेंट से, तो जितनी चीजों का अरेंजमेंट करना है इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। एनपीआर बताना इसलिए जरूरी है कि भाई कल को तुमसे कोई यही पूछ ले कि बताओ भाई 5p3 की वैल्यू क्या है। अब अगर तुमको ये एक्सप्रेशन ध्यान ही नहीं रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे। सो इसको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, विच आई डोंट थिंक कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, उसके लिए ध्यान रखो। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी मोर ऑफन। चलिए अब एनसीआर पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले तो ये सिंपल से क्वेश्चंस करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? पहले वाले का आंसर 15 और दूसरे वाले का आंसर अब तक 56। 6c2 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। यहां पर ये चीजें 4 3 2 1 ये कैंसिल आउट हो गई। तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आंसर आ गया इजीली 15। हम इसको स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बार बार ये पूरा एक्सप्रेशन लिखते नहीं बैठेंगे इन फ्यूचर। ये जो ये अपर इंडेक्स है और ये लोअर इंडेक्स है, तो मैं सिर्फ अपर इंडेक्स की 2 ही टर्म्स लिखूंगा, 6 इंटू 5 और लोअर इंडेक्स 2 इंटू 1। ये आ गया हमारा आंसर बहुत ही झन्नाटेदार तरीके से। उसी तरीके से ये 8c3 है ना भाई, तो ये कितनी टर्म्स लिखूंगा उसकी? मैं सिर्फ 3 टर्म्स, 8 इंटू 7 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय, और जो नीचे ये 3 है इसको तुम लिख लो भाई 3 to 1। देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो 4 फैक्टोरियल वाली चीजें थी ना वो तो कैंसिल आउट हो गई ना वैसे भी, तो वो हमेशा ही होगी। सो यहां पर ये 6 से 6 कटा, 8 इंटू 7 बोले तो अब तक 56। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फटफट कैलकुलेट करने का तरीका है। ऐसे लिख के ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बट इट इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ टाइम सेवर। अब अभी सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो चलो ये छोटा नंबर था, अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता तो तब भी तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती। उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। उससे पहले हम एनसीआर की प्रॉपर्टीज देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली वाली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इट कैन बी वेरी इजीली प्रूव्ड। एनसीआर का मतलब एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये तो एज इट इज रहेगा, दिस माइनस दिस, तो एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल इंटू ये लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल। तो ये हो गया आर फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर। ये देख लो भाई, ठीक है, ये तो इजीली प्रूव हो गया। इसको ऐसे भी समझो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे मान लो कि 8 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और उनमें से मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो गया एन सी आर, विच बाय दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 8c6। तो इसको लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। 8c2 का मतलब ये है कि 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। तो अगर मैं 8 में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो वो दूसरे वाले पाले में कितने बच गए? 6 ऑब्जेक्ट। तो इधर 2 उधर 6। ये तो वैसे ही हो गया ना कि मैंने 8 में से 6 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। बात तो बराबर है। तो ये देख लो, मैथमेटिकली भी बराबर है और लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें ये लोअर इंडेक्स थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। तो अब तुम ये प्रॉपर्टी पहली वाली यूज करो, और वो जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने लॉजिक यूज किया था उसको यूज करके फटफट इनकी वैल्यू बताओ। क्या आंसर आ रहा है? पहले वाले का आंसर 120
दूसरे वाले का आंसर 18। बहुत ही इजीली आ जाएगा। मैं 16C14 को 16C2 लिखूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 16 इंटू 15 इंटू 13 ये करते करते 14 टर्म्स लिखूं। अब मैंने जब इसको इस तरीके से लिख लिया तो अब मेरे लिए ये लिखना बहुत ही आसान है। ये आ गया आंसर 120। क्लियर विद दिस? उसी तरीके से 18C17 विल बी सेम एज 18C1। अब इसका मतलब क्या है? ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा आंसर आ गया। बहुत ही जल्दी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ गया? 11। देखिए भाई, जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। अगर ये लिखा हुआ है कि NCR1 इज इक्वल टू NCR2, तो दिस इंप्लाइज either R1 is same as R2 or R1 is equal to N minus R2। कैसे आया भाई ये प्रॉपर्टी से? क्योंकि हमें पता है ना कि NCR और NCN माइनस R इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो वहीं से हमने ये इस तरीके से अरेंजमेंट करके लिख लिया। अब क्लियरली 7 और 4 तो इक्वल नहीं है, तो definitely 7 will be equal to n minus 4, or you can also say that 4 is equals to n minus 7। बात तो वही है, n की वैल्यू 11 आ जाएगी। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। हुआ क्या कि यहां पर ये दोनों ही अपर इंडेक्स सेम है, तो उस केस में ये इधर अपर इंडेक्स एक वैल्यू बढ़ गया और यहां पर लोअर इंडेक्स में डिफरेंस 1 का है, तो दोनों में से जो बड़ा होगा वो यहां पर आ गया। कई जगह पे इस तरीके से भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर आपने तो इधर R+1 लिखाया था, यहाँ पर तो R लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड द लॉजिक। बात वही है कि अपर इंडेक्स दोनों में सेम है, तो अपर इंडेक्स एक पॉइंट से बढ़ गया, और लोअर इंडेक्स में अब ज्यादा बड़ा कौन है दोनों में से? दोनों में डिफरेंस तो 1 का है, लेकिन ये बड़ा है तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर वही था, ये बड़ा था तो यहाँ पर वो आ गया। समझ गए ना बात को? तो भाई जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख लूं कि 5C3 प्लस 5C4 मैंने लिखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 6C4। ये दोनों सेम है तो वो एक यूनिट बढ़ गया, और इन दोनों में से जो ज्यादा है वो 4 है। अब तुम इसको R बोलो और इसको R-1 बोलो, या इसको R बोलो इसको R+1 बोलो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको प्रूव करने की कोशिश करो भाई। द प्रूफ इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो करिए इसको प्रूफ। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूफ हो गया है बधाई हो, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो देख लीजिए। NCR उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये लिखा हुआ है NCR+1। ये वाला इसको कैसे लिखेंगे भाई? n फैक्टोरियल अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स इनटू लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल। तो ये वही लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज हमको फैक्टोरियल के बारे में पता है कि मैं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। उसी तरीके से मैंने इधर ये जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया कि m फैक्टोरियल को मैं m टाइम्स m-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। वही चीज हम यहां पर लगाएंगे। ये जो ऊपर n फैक्टोरियल दोनों में लिखा हुआ है वो तो कॉमन आ गया बाहर। ये जो n-r फैक्टोरियल है ना, इसको मैं लिखूंगा n-r इंटू n-r-1। तो n-r-1 फैक्टोरियल इधर क्रिएट हो जाएगा, इधर ऑलरेडी है तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया डब्बे से। इधर क्या बच जाएगा इसकी जगह, क्योंकि हमने इसको क्या लिखा था, n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल, तो ये n-r एज इट इज बच गया। यहां पर जो r+1 फैक्टोरियल है उसको मैं लिखूंगा r+1 इंटू r फैक्टोरियल।
तो r फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, इधर भी है, वो बाहर निकल गया इधर, यहाँ पर r+1 आ गया। अब एलसीएम फैल्सियम लिया तो अंदर वाली चीजें इस तरीके से आ गई। फिर ब्रैकेट को ओपन किया तो n फैक्टोरियल इंटू n+1, दिस विल बिकम n+1 का फैक्टोरियल, n-r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r, ये वापस n-r फैक्टोरियल बन गया, r फैक्टोरियल इंटू r+1, दिस विल बिकम r+1 फैक्टोरियल। इसको ये इस तरीके से लिख दिया। बात समझ में आ गई ना? 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 18। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस के 2 आंसर्स होते हैं, इस केस में एक ही आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है देखते हैं, करते हैं सॉल्व। ठीक है भाई, तो 10c4 रहने दिया, 10c4। ये जो 2 टाइम्स 10c5 लिखा है ना, इसको पहले मैं एक 10c5 को इधर लिख लेता हूँ और एक 10c5 को इधर लिख लेता हूँ, और ये जो 10c6 है इसको ऐसे ही लिख लिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 से इसकी वैल्यू आ गई 11c5 और इसकी वैल्यू आ गई 11c6। फिर से प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाई तो ये बन गया 12c6। NCR इक्वल टू NCN-R होता है। यहाँ पर 12 माइनस 6 is 6, तो इसलिए एक ही वैल्यू आई, एज आई सेड, N+R 18 आ गया। अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता कि 12c5 आता, कुछ क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा होता, तो 12c5 विल बी सेम एज 12c7, तो एक बार N+R की वैल्यू आ जाती 17 और एक बार आ जाती 19। भावनाएं समझ में आ गई ना लेखक की? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ये भी बहुत सिंपल है प्रूव करना, चाहो तो प्रूव कर सकते हो, मैं कर देता हूँ। NCR मतलब n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स n-1 फैक्टोरियल, और इस r फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ r टाइम्स r-1 फैक्टोरियल, और इस n-r फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दिया। ध्यान से देखो तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ये लिखा हुआ है n/r बाहर आ गया। इसका इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो इतना यूज नहीं है, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा हमारा बाइनोमियल थ्योरम, उसमें ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज आता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो तब देखेंगे, तब भूल न जाना बचपन का फॉर्मूला। चलिए फिर इस क्वेश्चन को आप आंसर करिए, सोच लो फटाफट कि क्या ये सत्य है कि असत्य है। लग तो रहा होगा कि ये सत्य है, बट ये असत्य है। देखिए भाई, एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं मैं। 6c4 ले लेते हैं हम। 6c4 मतलब सेम है 6c2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो ये आ गई 15। अब क्या 15 6 से डिविजिबल है? नहीं है। NCR जो है वो जरूरी नहीं है कि n से डिविजिबल हो। यहां पर इस एक्सप्रेशन में समझते हैं जरा चीजों को ढंग से। यहां पर अगर मैं चीजों को अरेंज करूं तो n-1 CR-1 इज इक्वल टू R इंटू NCR डिवाइडेड बाय n। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है। ये क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R-1 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n-1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और नंबर ऑफ वेज तो नेचुरल नंबर ही होंगे ऑब्वियसली, मतलब यहां पर भी नेचुरल नंबर आएगा। तो ये जो n है ना, वो जरूरी नहीं है कि NCR को डिवाइड करे, ये R भी है इसमें। लेकिन अगर मैं ये बात बोल दूं कि R और n में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब R और n को प्राइम नंबर्स हैं, तब डेफिनेटली NCR को n से डिवाइड होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये क्वांटिटी नेचुरल नंबर नहीं आ सकती है भाई। तो यही चीज हमने यहां पर लिख ली है कि NCR इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n इफ n एंड R आर को प्राइम। वाइस वर्सा नॉट ट्रू, कि ऐसा मत कर देना कि अगर NCR n से डिविजिबल है इसका मतलब यह है कि n और R जो है वो को प्राइम ही होंगे। जरूरी नहीं है भाई। एग्जाम्पल के लिए चाहो तो चेक कर सकते हो 18c4। ये जो 18c4 है ये 18 से डिविजिबल होगा, कैलकुलेट करके चेक कर लो। बट 18 and 4 they are not co-prime, they have common factor 2. Clear with this?
यहां तक के जो भी चीजें हमने पढ़ी है वो सब हमारा मसाला काइंड ऑफ तैयार हो गया है। अब हम प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं काउंटिंग वाले। तो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ गया इसका? 56। आई एम श्योर कि सबका आंसर आ गया होगा। 8 लड़कियों में से 5 लड़कियों को सिलेक्ट करने के तरीके 8C5। Number of ways of selecting R objects from N different objects is NCR। यहां पर लड़कियां ऑब्वियसली डिफरेंट है, बोलने की बात नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 1260। वैसे यहां तक के सिंप्लीफाई नहीं भी करो अपनी नोटबुक में, सो दिस इज परफेक्टली फाइन विथ मी कि अगर तुम सी के टर्म्स में ही आंसर लिखो। भाई 6 लड़के हैं, उनमें से 4 लड़कों को सिलेक्ट करना है। 9 लड़कियां हैं, उनमें से 6 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। सो 6 में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका 6C4। 9 लड़कियों में से 6 लड़कियों को सिलेक्ट करने का तरीका 9C6। वी वॉन्ट बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहां पर प्लस नहीं लगा देना भैया, बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगा। ये जो ग्रुप है ना, ये कंप्लीट कब होगा? जब 4 लड़के सिलेक्ट हो गए हैं एंड 6 लड़कियां सिलेक्ट हो गई है। इसको कैलकुलेट करोगे 1260 आ जाएगा। यहां पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 26। जिन लोगों का आंसर 22 आया है ना, वो एक केस लेना भूल गए हैं, विच इज वेरी कॉमन। काफी लोग भूलते हैं, इसलिए मुझे पता है, मैं समझाता हूं। क्या है भाई कि 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, जिनमें से हमको 4 लड़के और 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। अब इसमें हो ये रहा है कि एक पर्टिकुलर लड़के को और एक पर्टिकुलर लड़की को, इन दोनों को तकलीफ है कि नहीं भाई हमको ग्रुप में साथ में नहीं होना है, इनकी कट्टी हो गई है। तो अलग अलग केसेस बनेंगे। पहला केस ये कि वो जो लड़का है जिसको तकलीफ है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और लड़की को सिलेक्ट नहीं किया। ये हम कॉलम बना लेते हैं। तो हमने उस पर्टिकुलर लड़के को सिलेक्ट कर लिया और उस पर्टिकुलर लड़की को नहीं सिलेक्ट किया। तो अब इसके जो तरीके होंगे, वो जो सी के टर्म्स में अपने को लिखना है, वो इंटरेस्टिंग है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि 5 लड़कों में से 4 लड़के अपने को सिलेक्ट करने थे, इस लड़के को हमने सिलेक्ट कर लिया। इट्स लाइक समझ लो कि इसकी जैक लग गई। तो अब कितने और लड़कों को सिलेक्ट करना है? 4 को करना था, एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। तो अब 3 लड़कों को और सिलेक्ट करना है। कितने में से? 5 थे पहले, अब कितने बच गए? 4। सो दैट विल बी 4C3। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। उसमें से इस लड़की को तो अपने को सिलेक्ट करना ही नहीं है। तो अब लड़कियां कितनी बच गई? 4। और 4 में से कितनी लड़कियों को सिलेक्ट करना है? 3। 3 को करना है ना, क्योंकि इस लड़की को तो अपन ने मतलब मना कर दिया ना कि नहीं भाई तू मत खेले हमारे साथ, है ना। तो अब कितनी सिलेक्ट करनी है लड़कियां? 3 ही सिलेक्ट करनी है। कितने में से? 4 में से। तो ये आ गया 16। दूसरा केस क्या बनेगा कि ये जो लड़का है ना जिसको तकलीफ है, उसको हटाओ और ये लड़की को सिलेक्ट कर लो भाई। तो अभी लड़के को हटा दिया, तो अपने पास लड़के टोटल कितने बच गए? 4। 5 थे, उसमें से इसको तो भगा दिया, तो तू निकल यहां से। तो बचे 4 लड़के। और कितने लड़कों को सिलेक्ट करना है? 4। लड़कियों में हमारे पास 5 लड़के हैं, मतलब इस क्वेश्चन में 5 है। तो इस क्वेश्चन में 5 लड़कियां हैं, उनमें से ये लड़की को अपन मान के चल रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कर ही लिया। तो अब कितनी लड़कियां बच गई? 4। उनमें से अब कितनी लड़कियों को और सिलेक्ट करना है? 2 को। सो दैट विल बी 4C2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तीसरा केस ये है कि इन दोनों को नाटक है कि भैया हमको साथ में नहीं खेलना है। तो क्या है, दोनों को ही नहीं सिलेक्ट करना, हमको ज्यादा स्टाइल मार रहे, ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, दोनों को भगाओ। अब लड़के कितने बच गए? 4। और सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 ही सिलेक्ट करने हैं। लड़कियां कितनी बच गई? 4। और कितनी सिलेक्ट करनी है? 3। तो अब इनको जोड़ोगे, आंसर आ जाएगा 26। ये केस के बारे में मैं बोल रहा था कि ये केस काफी लोग भूल जाते हैं, इसलिए उनका आंसर
22 आता है। ये तो हो गया एक तरीका। एक दूसरा तरीका ये होता है जिसमें जैसे ये मल्टीपल केसेस बने ना, देखो टोटल केसेस अगर मैं कोई कंडीशन नहीं लगाऊं किसी क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे ये कंडीशन नहीं होती कि इस पर्टिकुलर लड़के और लड़की को तकलीफ है, तो टोटल 4 केसेस बनते हैं इन जनरल। कौन से 4? दिस बॉय सिलेक्टेड, दिस गर्ल रिजेक्टेड, दिस बॉय रिजेक्टेड, दिस गर्ल सिलेक्टेड, दिस बॉय एंड दिस गर्ल रिजेक्टेड। फोर्थ केस वुड हैव बीन दिस बॉय एंड दिस गर्ल बोथ सिलेक्टेड। तो हम जा रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वाला तरीका, पता है ना सेट थ्योरी में। ये हो गया, हमें चाहिए ये टोटल माइनस द केसेस विच वी डोंट वांट। तो चलिए फिर अब टोटल के बारे में बात करें। टोटल मतलब विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन मतलब कि 5 लड़के हैं उसमें से 4 लड़कों को सिलेक्ट करना है, 5 लड़कियां हैं उसमें से 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। तो 5 में से किया 4 लड़कों को सिलेक्ट, 5 लड़कियों में से किया 3 लड़कियों को सिलेक्ट। इसमें से मैं वो एक केस माइनस कर दे रहा हूं जब बोथ आर सिलेक्टेड। ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गई। तो अब अगर ये भी सिलेक्ट हो गया तो लड़के कितने बच गए? 4। और कितने और चाहिए? 3, क्योंकि ये तो सिलेक्ट हो गया है। 4C3। लड़कियां कितनी बच गई? 4। और कितनी और लड़कियां चाहिए? 2। 26। आंसर तो ऑब्वियसली यही आना था। दोनों तरीके समझ में आ गए। ये कब हम यूज करेंगे? देखो यहां पर तो क्या था ना, सिर्फ 3 केसेस थे। कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी और जो सब्ट्रैक्ट करने वाली पॉसिबिलिटीज है वो इक्की दुक्की होगी। तो जब सब्ट्रैक्ट करने वाली पॉसिबिलिटीज कम है, सो दिस मेथड इज गुड। जब भी लैंग्वेज इस तरीके से आएगी ना एटलीस्ट, तब हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए पैकअप करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, अलविदा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।